बात करेंगे खाना नंबर 7 के बारे में कि लाल किताब में खाना नंबर 7 के बारे में क्या-क्या लिखा गया है। आज हम सारी जानकारी खाना नंबर 7 के बारे में लेंगे। देखिए खाना नंबर 7 जो है तुला राशि हुई। अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो तुला राशि हुई और इस खाना नंबर 7 की जो मलकियत दी गई है वो बुध और शुक्र को दी गई है। खाना नंबर 7 जो है ये पराई औरत यानी कि जब इंसान की शादी होती है तो वो औरत का भी यहाँ से देखा जाता है कि 7th हाउस यानी कि 7वां खाना नंबर जो है औरत के बारे में बताता है। अगर हम सामान की बात करें तो खेती के व्यापार जो होंगे, खेती के संबंधित जो भी व्यापार होंगे, उनके बारे में 7वें खाने से देखा जाता है। और अगर दिशा हम खाना नंबर 7 से देखेंगे तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा जो होगी वो खाना नंबर 7 से देखी जाएगी। इंसान की शारीरिक ताकत क्या होगी, क्योंकि लगन से डायरेक्ट जो है 7वें खाना नंबर पे असर रहता है। और 7वां खाना नंबर जो है मकान का पलस्तर, सफ़ेदी या मुंडेर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, वो भी खाना नंबर 7 से देखी जाती है। इंसान जो दुनियावी जाहिरदारी जो है उसकी जो शान है वो खाना नंबर 7 से देखी जाएगी। और ताल्लुकदारों में जैसे स्पाउस यानी कि उसकी टेबे वाले की औरत, लड़की, बहन, पोती, ठीक है, क्योंकि 7वें घर में बुध का भी असर है तो इसमें बहन, लड़की, पोती का भी असर देखा जाएगा। 7वां घर शुक्र और बुध दोनों की मलकियत होने की वजह से यहाँ पे 7वां घर जो होगा बुध और शुक्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनका असर खाना नंबर 7 से ही देखा जाएगा। अब जो है इंसान के अंदरूनी गुण कितने हैं, क्या उसके गुणों की कैपेबिलिटीज़ है, दुनियावी ताल्लुक जो उसके अंदरूनी अकल है, दूसरों के फ़ायदे के लिए वो कैसे आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। और खाना नंबर 7 से मवेशियों के बारे में अगर हम जानें तो जिसमें चरिंद अंडों वाले जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, जैसे कि अंडों वाले जानवर में कई आ जाते हैं, ईमू आ जाती है। और जो भी जानवर या पक्षी अंडा देते हैं जो पालतू होते हैं उनको हम खाना नंबर 7 से देखते हैं। और इसके अलावा खाना नंबर 7 में वो जानवर देखे जाते हैं, मवेशी देखे जाते हैं जिनके सींग नीचे को होते हैं। तो जिन जानवरों के सींग नीचे को होंगे वो खाना नंबर 7 से ही देखे जाएंगे। अब खाना नंबर 7 जो है गृहस्थ की चक्की कहा गया, यानी कि जो इंसान कमाई करेगा वो गृहस्थ की चक्की, जब तक चक्की नहीं चलेगी तब तक आटा नहीं पीसेगा, आटा नहीं पीसेगा तब तक वो अपनी भूख कैसे मिटाएगा। यानी कि बुध और शुक्र जो है एक चक्की का जो इसमें एक संज्ञा दी गई है कि बुध और शुक्र 7वें घर में एक गृहस्थ की चक्की की तरह हैं। इसके अलावा जन्म स्थान या वासी जहाँ का होगा वो 7वां खाना नंबर बताएगा। शुक्र की चीज़ें या जायदाद या जागीरदारी और इंसान का स्वभाव कैसा है, और जो बुध की चीज़ें गाय और जो है पोती, स्त्री, ये सब चीज़ें जो है खाना नंबर 7 से ही देखी जाती हैं। खाना नंबर 7 की बहुत सारी इम्पोर्टेंस हैं, जो अगर हमने खाना नंबर 7 को स्टडी करना है तो उससे संबंधित चीज़ों को हमने यहाँ से रिलेट करना होगा। व्यापार जो इंसान करता है वो भी खाना नंबर 7 से देखा जाता है, क्योंकि खाना नंबर 7 बिल्कुल ओपोनेंट का हाउस है, यानी कि पार्टनरशिप का हाउस है। अगर हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो खाना नंबर 7 से जो है तुला राशि बनती है, और तुला राशि और 7वां घर जो है व्यापार और पार्टनरशिप का भी एक रोल प्ले करता है। अब इंसान की हथेली का हाल कैसा है वो भी खाना नंबर 7 से देखेंगे। मिट्टी, मिट्टी यहाँ से देखेंगे क्योंकि शुक्र जो है मिट्टी है, रेत है। और जो है उन्नति, शादी के बाद उन्नति कैसी होगी वो खाना नंबर 7 से ही देखी जाती है। प्लस जो लड़कियों का घर वगैरह होता है, मान लीजिए बुध जो है उसकी कंडीशन क्या है कुंडली में, वो कैसा आगे घर में जाके अपनी लाइफ को बिताएगी, वो भी हमने बुध और खाना नंबर 7 से संबंधित चीज़ों को एसोसिएट करके ही देखना होगा। अब जो है खाना नंबर 7 को जैसे मैंने बताया कि बुध और शुक्र का है, ये शुक्र का पक्का घर है। बुध और शुक्र चक्की के दो पत्थर हैं। अब जो है बुध घूमता है, बुध जो है अकल कहलाई गई है, क्योंकि गोल दायरा जो होता है बुध का होता है। ऊपर का पत्थर जो होगा वो अकल होगी, निचला पत्थर जो होगा, चक्की के दो पत्थर होते हैं, नीचे वाला पत्थर जो होगा वो शुक्र होगा। अब जो है
इन दोनों के इकट्ठे होने पर ही चक्की चलती है। जब ये दोनों घूमेंगे, आपस में रगड़ होगी, तभी चक्की चलेगी। ठीक है। सातवां घर गृहस्थी का है और जातक की रोटी कपड़ा और मकान के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े, ये सातवां घर दिखाता है। यानी कि इंसान जब तक कड़ी मेहनत और कुछ मेहनत नहीं करेगा, तब तक उसकी रिजक की चक्की नहीं चलेगी। जातक जो है, आकाश अगर बुध है, ठीक है, बुध यानी कि ऊपर का हिस्सा, आकाश यानी कि हमारी दिमागी जो सोच, हमारी जो दिमागी एक स्ट्रक्चर है, वो बुध से डिनोट की गई है। जब दोनों की रगड़ होती है, तब जो खून पसीना बहता है, ठीक है, तभी इंसान कमाता है। बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं कमाई हो पाती है। जो बुध होगा वो फूल होगा, अगर शुक्र होगा तो फल होगा। जब भी कोई फल आना होता है, जब देखा होगा आपने, तो पहले फूल आते हैं। फूल जो होंगे वो बुध के होंगे, ठीक है, और जो फल होगा वो शुक्र का होगा। इसीलिए कहा गया है कि बिन मेहनत के फल नहीं प्राप्त होता, फल प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बुध और शुक्र आपस में यही चीज़ें दिखाते हैं। अब इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बताऊं। पहला घर अगर खाली हो तो सातवां घर सोया होगा, क्योंकि सातवें घर को जगाने के लिए पहले घर की सपोर्ट में कोई प्लेनेट ही नहीं होगा। पर जिस दिन वर्षफल के हिसाब से खाना नंबर 8 का ग्रह दूसरे घर में आएगा, तब सातवां घर अपना असर देना शुरू करेगा। ये एक टाइम फ्रेम ऐसा होता है कि जिस समय में इंसान एक तो रिजक यानी कि अपनी कमाई करना शुरू कर देता है, और उसका सातवां घर भी एक्टिवेट होता है, जिससे उसकी मैरिज का एक टाइम बन जाता है। तो जब इंसान शादी के लिए, पहली बात आप सोचिए, शादी के लिए अगर कोई इंसान सोचता है तो वो इसी कारण सोचता है कि अब मेरी कमाई होना शुरू हो गई है, अब मैं 1 से 2 या 2 से 4 लोगों का भरण पोषण कर सकता हूँ। तो इसीलिए खाना नंबर 8 का जब ग्रह खाना नंबर 2 में आएगा वर्षफल के हिसाब से, तभी वो उसकी एक्टिवेशन होगी और दूसरा और सातवां घर आपस में काम करना शुरू कर देंगे। शुक्र बुध जब दोनों इकट्ठे हों तो शनि का असर बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र बुध आपस में दोस्त हैं, और शुक्र जो है जब इन दोनों की कंडीशन अच्छी होगी तो बुध शनि भी अच्छा होगा। तो आपस में ये कंडीशन बननी जरूरी होती है। अगर शनि खराब है या शनि को कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्र इसमें नष्ट हो जाता है। इसमें बलि के बकरे का एक कंसेप्ट होता है। मैं अभी आपको नेक्स्ट पोस्ट में इसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से बलि के बकरे होते हैं। जब कोई ग्रह प्रॉब्लम में आता है तो वो ग्रह ना प्रॉब्लम में जाके वो अपनी बला किसी दूसरे ग्रहों पर डाल देता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कंसेप्ट होते हैं कि कोई ग्रह अपनी बला अपने खुद पे लेता है, कोई ग्रह अपनी बला जो है किसी दूसरे ग्रह पर डालता है। इसीलिए क्योंकि एक कनेक्शन है आपस में, ठीक है। अब जो है जब इंसान मेहनत करता है, तब मेहनत करने से मिट्टी से भी घी निकलता है, ठीक है। ये जो है पंडित जी ने किताब में लिखा है, लाल किताब में। तो ये मेहनत को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है टेबे में शुक्र और बुध जैसे भी हों वैसा ही फल 7 नंबर का होगा, खाना नंबर 7 का होगा। क्यों? क्योंकि 7 नंबर से बुध और शुक्र जुड़े हुए हैं। इनकी जो है मलकियत खास खाना नंबर 7 है। बृहस्पति और चंद्र अगर 7वें घर में आएंगे तो वो राशि फल के होंगे, यानी कि राशि फल के वो ग्रह होते हैं जिनका हम उपाय कर सकते हैं, ठीक है। ग्रह फल का उपाय नहीं होता है। ये एक कंसेप्ट हैं ग्रह फल और राशि फल। अगर ग्रह फल का कोई प्लेनेट है, कोई कहीं पर इस कंडीशन में है, जैसे वो अपनी उच्च नीच राशि में ना हो, ठीक है, अगर वो अपनी उच्च नीच राशि में है तो वो ग्रह फल का होगा। अगर कोई अपनी उच्च नीच राशि में नहीं होगा तो वो राशि फल में होगा। इस तरीके से कंडीशंस बनती हैं। तो ये उपाय का यहीं पर ये कंसेप्ट आता है कि ग्रह फल, राशि फल, मसनूई, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही जो है उपाय दिए जाते हैं। अब एक कंसेप्ट और समझिए, दोस्त बुध, शनिचर और केतु वास्ते रिजक और फालतू धन अपना अपना असर देंगे। यानी कि बुध जो है, शनिचर जो है और केतु, अगर जो है इंसान की आमदन की बात होगी तो ये ग्रह अपना अपना फल देंगे। इनको हम इन चीज़ों से कम रिलेशन में लेकर आएंगे, पर इनके हम अलहदा अलहदा जो है असर को देखेंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसी कंडीशन होगी कि ये कंडीशन में टेबे में ख़राब है तो इनका उपाय भी हो सकता है। ये भी चीज़ें इनमें है। अब दुश्मन राहु जो है
सूरज और चंद्र रिजक और पालतू धन के वास्ते ग्रह फल के होंगे। अब देखिए इनका जो असर नहीं हो सकता है, उपाय नहीं हो सकता है। शुक्र जहाँ बैठा हो उस घर का ग्रह रहनुमा होगा, यानी कि जहाँ पर वो ग्रह बैठा होगा शुक्र, उस घर का जो है हाल अच्छा होगा। अमूमन जो नर ग्रह मर्दों और स्त्रियों और स्त्री ग्रह जो होते हैं वो औरतों पर असर करते हैं। सातवें घर में अगर 2 या ज़्यादा ग्रह हों तो मर्दों पर असर लेंगे और स्त्री ग्रहों को नर ग्रह ही समझकर असर गिनेंगे। ठीक है, अब ये आप समझिए कि अमूमन जो नर ग्रह होंगे वो मर्दों पर असर करेंगे और जो स्त्री ग्रह होंगे वो स्त्रियों पर असर करेंगे। सातवें घर में अगर 2 से ज़्यादा ग्रह हों तो असर मर्दों पर लेंगे कि उस सातवें घर में कितने ग्रह हैं और कौन सी क्वालिटी के ग्रह हैं, फीमेल क्वालिटी के हैं, मेल क्वालिटी के हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम रिजल्ट जो है फीमेल्स और मेल्स के हिसाब से कैटेगराइज कर लेंगे कि असर इन पर ज़्यादा होगा या फीमेल्स पे होगा या मेल्स पे होगा। अब सातवां घर जो है, अगर मान लीजिए सातवें घर में आपने कोई चीज़ स्थापित करनी है, सातवें घर को आपने एक्टिवेट करना है, सातवें घर के आपने रिजल्ट लेने हैं, तो बुध जो है घास वाली ज़मीन होती है। सातवां घर जो है ज़मीन कहलाई गई है, वो भी घास वाली ज़मीन, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों का असर होने की वजह से सातवें घर का अगर हमने कोई उपाय करना है तो घास वाली ज़मीन में हम उपाय संबंधित चीज़ों को दबाते हैं। तो दोस्तों आपने आज इस पोस्ट में सातवें घर के बारे में सीखा। आने वाली पोस्ट में मैं आठवें घर के बारे में भी बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है मेहनत करिए और पढ़ते जाइए। हाँ, किताबों का अभी स्टॉक ख़त्म हो चुका है, पर हो सकता है जल्दी से मैं किताबों का स्टॉक अवेलेबल करा दूं कि आपको लाल किताब का पहला वॉल्यूम मिल जाए। दूसरा वॉल्यूम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को दूसरा वॉल्यूम समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। उसको सीखने के लिए, समझने के लिए गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। ये लाल किताब एक ऐसी विद्या है जिसको सीखने के लिए आपको गुरु का ही सहारा लेना पड़ता है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज है, पर इनके उपाय जो है प्रॉपर जो है गुरु की एडवाइस लिए बिना मत करें। नुकसान हो सकता है और नुकसान होता भी है। तो आप लोग अगर साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इस ऐसे ही पोस्ट में धीरे धीरे जानकारी मिल जाएगी, पर जल्दी जानकारी की कोशिश में गलत उपाय ना करें। बाकी आपको कोई भी कमेंट है और कोई भी सजेशन है तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर पूछिए। बाकी आपकी ऐसे ही पोस्ट में आना जो है इन्फॉर्मेशन का सिलसिला लगा रहेगा। आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात। नंबर 8 के बारे में क्या कहती है। दोस्तों आप लोगों का बहुत ही प्यार मुझे मिल रहा है। आप लोगों का जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, आपके फीडबैक आ रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं और आपके जो है नए-नए सजेशंस आ रहे हैं जिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ और आने वाली पोस्ट में मैं उनको इंट्रोड्यूस भी करता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम खाना नंबर 8 के बारे में समझते हैं। खाना नंबर 8 क्या है लाल किताब में? खाना नंबर 8 जो है नुकसान, बेआसरी, माया, बीमारियां और सर्जरी से संबंधित है। ठीक है, दिशा जो है इसकी दक्षिण दिशा जो मानी गई है कि आठवां जो घर है वो दक्षिण दिशा को संबोधित करता है। और अगर हम जिस्म की बात करें, अपनी हेल्थ की बात करें तो इसमें कमज़ोर जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर इससे देखा जाता है कि आठवें से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंसिडर करें तो आठवां घर अगर मेलिफिक या फिर कहीं शनि या फिर मंगल या राहु इन ग्रहों से कहीं जो है अफ्लिक्टेड है और साथ में इनके जो कारक ग्रह हैं शनि मंगल वो भी कहीं पर ख़राब हैं तो ये बदहजमी, पेट की खराबियां देता है। और मकान की छत व आग की जगह, जो पुराने घरों में आपने देखा होगा, इन घरों में आग जलाने की एक जगह होती थी जहाँ पे आग जलाते थे, खाना बनाते थे या हाथ सेकते थे, पर वो किचन नहीं होती थी, मतलब एक सिंपली आग जलाने की जगह होती थी। ठीक है, अब जो है आठवें घर से एक जो है मंदी गिरा, मतलब पंडित जी ने उसमें लिखा है मंदी गिरा, मतलब जो एक इंसान की तासीर होती है, एक जो उसकी टेंडेंसी होती है वो अच्छी नहीं होती है। वो नेगेटिव जो है एक तरीके से लोगों से जलने वाला, लोगों से ईर्ष्या करने वाला या फिर मंदी सोच रखने वाला जो है आदमी होता है। अब जो दुश्मनों से परेशानी होती है इंसान को, वो भी खाना नंबर 8 से देखी जाती है
कि दुश्मनों से क्या परेशानी होगी, उसको बीमारी क्या होगी, या दुश्मन किस तरीके से उसकी जो लाइफ में है किस लेवल तक उसके जीवन में इन्फ्लुएंस करेंगे। अब जो है 8वां घर अगर बीमारी का बहाना देता है तो 11वां घर आने का है, और तीसरा घर जो है बाहर जाने का रास्ता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली पोस्ट में बताया कि 8वां, 11वां और तीसरा, अगर इन घरों में कोई मंदे ग्रह हैं तो अंत जो है काफ़ी दर्दनाक होगा, और जो है अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो अंत जो होगा वो अच्छा होगा। अब जो है इसके अलावा खुद मंदी करतूतें जो इंसान करता है, गलत काम करता है लोगों के साथ, चोरी ठगी बेईमानी ये सब चीज़ें, और गलत लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना, ये जो है 8वें घर से ही देखा जाता है। जहरीले जानवरों का भी घर जो है 8वां ही है, जैसे कि बिच्छू या जो जहरीले वाले होते हैं। जनरली कुछ कैटेगरीज होती हैं, पर इनमें जो 8वें घर के बिच्छू की बात की गई वो जहरीला बिच्छू जो डंक मारे सीधा और बिना परवाह किए। जैसे कि अब ये जो जहरीले बिच्छू का गुण होगा वो इंसान के अंदर होगा, ठीक है। इसलिए इंसान की जो एक रिलेशन की गई है 8वें घर से वो जहरीले बिच्छू की तरह भी की गई है। लाल किताब में जो 8वां घर है ये मौत का या शमशान का घर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी ग्रह आएगा वो कैद हो जाएगा, उसी नेगेटिविटी के अंदर कैद हो जाएगा। जैसे लाल किताब में लिखा भी गया है, सूरज चंद्र मंगल जब भी सूरज चंद्र बृहस्पति या नर ग्रह जब भी इस घर में आएंगे तो अगर वो अकेले अकेले हैं तो उनकी जो एक पावर है वो उसी घर में कैद होकर रह जाएगी। मान लीजिए चंद्रमा ही 8वें घर में आ जाता है तो इंसान क्या होगा, चंद्रमा अकेला अगर मान लीजिए 8वें घर में है तो इंसान जो है परेशान रहेगा, उसको कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा। उसकी जो एक सोच है वो चार दीवारी में कैद हो गए, शमशान के अंदर बैठा हुआ इंसान, जो जलती चिताओं के बीच में बैठा इंसान ऐसी सोच रखने वाला होगा। यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें नहीं होंगी, वो हमेशा डरा सहमा या उसके अंदर नेगेटिव ख्यालात की जो एक टेंडेंसी है, एक लेवल हो वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। और जब 8वें चंद्रमा आएगा तो 8वें चंद्रमा संबंधित जो चीज़ें हैं, जो उसकी कारक चीज़ें हैं उन पे भी असर आएगा। तभी इसमें लाल किताब में पंडित जी ने एक उपाय बोला है कि शमशान के पानी को लेके उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के आप जो है उसको अपने घर में रखें। उसका जो सिंपल एक कारण है वो ये है कि चांदी जो है चंद्रमा है और शमशान का पानी जो है, पानी ही चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा को सपोर्ट देने के लिए चौकोर जो है मंगल नेक एक निशान है। तो चंद्रमा को जब मंगल नेक का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ चंद्रमा का दोस्त है, तो जब मंगल का एक सपोर्ट मिलेगा तो चंद्रमा के जो एक अकेलापन है, एक नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब 8वां घर जो है इसके साथ साथ मौत के इंसाफ का घर है। इसका नतीजा जैसे को तैसा होगा, ठीक है। जैसे को तैसा इसका नतीजा होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए कि इंसान जैसे कर्म करेगा, जैसी जो है वहाँ पे तासीर होगी ग्रहों की, और जैसे असर होंगे वहाँ पर, उसी हिसाब से उसका जो है लाइफ में उसका नतीजा वैसे का वैसा ही होगा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो नेगेटिव अंत होगा, बीमारियों से हो सकता है। इस तरह से ये घर मंगल और शनिचर का साझा घर है, ठीक है, जो कि इस घर के कारक हैं। बृहस्पति, मंगल, सूरज नर ग्रहों में से कोई एक भी घर में बैठा हो तो मौत ना होने देगा, ठीक है। अब ये चीज इसमें कंसेप्ट है कि जब भी वर्षफल में इन नर ग्रहों में से कोई भी ग्रह 8वें घर से होता हुआ गुजरेगा या वर्षफल खाना नंबर 8 में आ जाएगा तो उस समय मौत नहीं होने देगा, ठीक है। वर्षफल में अगर इन ग्रहों में से कोई भी 8वें घर में आ जाए तो उस साल मौत ही नहीं होगी। यानी कि अगर कोई इंसान बीमार है, कोई इंसान बेड रिडन बीमारी से गुजर रहा है और नर ग्रहों में से 8वें घर में गोचर आ जाए तो उसकी किस्मत उसको बचाएगी। यानी कि वो हो सकता है रिकवर कर जाए और अपनी बीमारी से उठ खड़ा हो, ठीक है। पर जो है कष्ट जरूर आएंगे, क्योंकि
आपने इसके साथ साथ लगन कुंडली के 8वें, तीसरे और 11वें घर को भी साथ साथ देखना है कि क्या उसकी कुंडली में इस तरह के योग हैं कि इस समय में जो वर्षफल आया है वो उसको कष्ट देने के लिए आया है और वो बीमारी से उठ खड़ा होगा। ठीक है। पहला घर जहाँ छाती है तो 8वां घर पीठ होती है। क्यों? क्योंकि पीठ जो है मंगल बद की होती है। अब जो पीठ में रीढ़ की हड्डी गई है वो रीढ़ की हड्डी केतु है। ठीक है। इन चीज़ों को हमको अलग अलग करना पड़ेगा कि क्या चीज़ यहाँ पे अफ्लिक्टेड है, छाती या पीठ, अकेली पीठ। कईयों को पीठ की प्रॉब्लम होती है, पर कईयों को स्पेसिफिकली रीढ़ की प्रॉब्लम होती है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, लोअर लंबर बैक पेन्स होते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उनको हम चीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। मंगल और शनि, यानी कि मंगल और शनि जब आपस में मिलेंगे तो मसनूई राहु की लड़ाई में केतु की चीज़ें खराब होंगी। जब 8वें घर में मंगल और शनि मिलेंगे तो केतु बर्बाद होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि शनि के जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पे खराब होंगे, साथ में केतु केतु यानी कि जो अगर केतु से हम देखें तो केतु की चीज़ें क्या क्या होंगी। केतु की सबसे मुख्य जो चीज़ है वो बेटा है, यानी कि औलाद है। तो औलाद को इससे जो है काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कईयों में कंसेप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोग जैसे मिसकैरेजेस होते हैं या औलाद बीमार होती है, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर 8वें घर का मंदा असर हो तो दूसरे घर और चौथे घर में दृष्टि से असर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8वें का 12वें से कनेक्शन है, 12वें का दूसरे से भी कनेक्शन हो जाता है, और जो है 8वां दूसरे घर को भी देखता है, दूसरा घर छठे को भी देखता है, पर इनकी जो बुनियाद होती है वो चौथा घर होती है, यानी कि माता। माता यानी कि अगर आपकी कुंडली में इस तरह से कोई 8वां 12वां 8वां दूसरा या दूसरा छठा कोई कॉम्बिनेशन, एक गलत कॉम्बिनेशन आ रहा है कि एक दूसरे की दृष्टि से ये सब ग्रह खराब हो रहे हैं, तो माता के आशीर्वाद से उस जो जहर है आपके जीवन में उस वर्षफल के जहर को आप दूर कर सकते हो। माता के आशीर्वाद लें, माता की ब्लेसिंग्स लें, माता की सेवा करें, तो आप चंद्रमा को चौथे घर को जगा के उस घर के जो 8वें दूसरे छठे और छठे 12वें का जो एक विपरीत प्रभाव आ रहा है उनको आप दूर कर सकते हैं। अगर सूरज चंद्र बृहस्पति अकेले अकेले या इकट्ठे नंबर में 8 में आ जाएं तो नंबर 8 का मंदा असर नंबर 8 तक ही सीमित गिना जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रह हैं, नर ग्रह, आपस सिंगल सिंगल जब भी कभी आएंगे 8वें घर में तो उस ग्रह से 8वें घर से संबंधित चीज़ों का जो असर है वो आगे नहीं फैलने देंगे, और जो उस घर की 8वें घर की जो नेगेटिविटी है वो अपने ऊपर लेंगे। यानी कि ये बेनिफिक ग्रह हैं, और आपके जो 8वें घर से दृष्टि दूसरे घर पे जाएगी, दूसरे घर से छठे पे आएगी, तो इन नेगेटिव प्रभाव को ये रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कि सीमित करेंगे उस दायरे को। पर इसके साथ साथ असर इन ग्रहों पर होगा, क्योंकि इन्होंने आगे चीज़ें जाने नहीं दी गलत, और इन्होंने अपने ऊपर उन चीज़ों को समावित किया आपको बचाने के लिए। ठीक है। शनिचर चंद्र मंगल जब नंबर 8 में हो तो यानी कि आपको बचाएंगे, आपके लिए अच्छा होंगे कहीं ना कहीं, पर चीज़ों को ये नुकसान ज़रूर देखने को मिलेगा इनसे संबंधित, पर ये आपको बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है। मगर जब भी कोई दो या सारे इकट्ठे हों, जब भी कोई दो ग्रह आपस में आ जाएं तो वो जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाता है, वो वहाँ से लीक होना शुरू हो जाता है, बाकी ग्रहों में आ जाएगा। अगर शनिचर हो तो मौतों का भंडारी होगा। अगर यानी कि नर ग्रह हो साथ में शनिचर भी आ जाए तो उसके परिवार में पता नहीं कितनी मौतें होती होंगी, जवानों की, बूढ़ों की, और जो ना चाह कर भी जिनको उसके ख़ानदान में इस तरह के वाक़यात होते होंगे कि मौतों का सिलसिला उसके ख़ानदान में काफ़ी ज़्यादा होगा। दौलत और वह शोहरत को ख़राब करने वाला होगा, क्योंकि 8वें घर से हम सेहत भी देखते हैं, और दौलत को इसलिए ख़राब करेगा क्योंकि जब 8वें घर से दूसरे घर पे दृष्टि जाएगी तो दूसरा घर तो आपका फाइनेंस का है ही, तो एक मिला हुआ जहर आपके दूसरे घर पे सीधा वो पड़ेगा। इस वजह से दौलत और शोहरत दोनों ही चीज़ें खराब होंगी। और अगर मंगल बद हो तो धिक्कारी और भर्त्सना का देवता होगा।
ये पंडित जी ने बोला है कि अगर मंगल बद भी साथ में हो, मंगल खराब हो आपकी वर्ष फल में अगर खराब आ जाए उस समय, और साथ में या तो देखिए कंडीशंस हम दो तरह से लेते हैं कि एक नेटल होती है, एक वर्षफल की होती है। पर वर्षफल की जो कंडीशन होती है आपके जन्मदिन से जन्मदिन तक की होती है, हम उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उस समय में उपाय काबिले तारीफ और काबिले होता है। ठीक है। अब जो है हमें क्या देखना है कि शनि भी साथ में आ गया तो अ, मंगल भी है, मंगल बद भी है, तो इंसान के जीवन में वो यश, वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा, यश नहीं मिल पाएगा, इंसान धिक्कारियों का सामना करेगा, भर्सना अपने आप को ही नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस से बढ़ता जाएगा। मंगल और बुध इस घर में इकट्ठे तभी अच्छे फल देंगे अगर शनिचर खाना नंबर 2 में ना हो। अब शनिचर खाना नंबर 2 में क्यों ना हो? अगर शनि सांप है तो बुध दांत है। ठीक है। अगर शनि जो है दूसरे में आ गया और मंगल बुध यानी कि मंगल बद हो गया, तो मंगल बुध का असर यानी कि शनि को दांत मिल गए, और वो दांत वाला सांप शनि जो है आपके दूसरे घर में फन फलाए बैठा होगा, जो कि जैसे ही आप अपने पैसे के लिए हाथ डालोगे या पैसे सिंपली एक समझ लीजिए कि आप बिल में कोई चीज़ निकालने के लिए डालते हैं तो सांप उसी समय डंक मारेगा आपको। तो यही चीज़ आप एक इसको रिलेट करके देखिए कि जैसे ही शनि को दांत मिल गए, वो चीज़ें वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कई तरह की इसमें देखी गई हैं, बिजनेस लोगों के ठप हो गए, लोगों का पैसा दबा लिया गया, उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ धोखा किया। ठीक है, इंसान शराब की लत में पड़ के पैसे बर्बाद किया, अपना सेहत बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, अपना मान सम्मान बर्बाद किया, बहुत सी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप अपने आप रिलेशन करते जाओगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि मुझे एक कमेंट आया था, फीडबैक आया था कि आप 1952 की लाल किताब से बताएं। देखिए मैं बताने को तो आपको पहली पोस्ट से ही बताना शुरू कर देता, मैं क्यों आपको सिंप्लीफाई वर्ड में बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले इन चीज़ों का रिलेशन समझ लीजिए। क्योंकि 1952 में दोहे हैं, दोहे हैं, वो भी उर्दू लफ्ज़ों के दोहे हैं। अगर मैं उन उर्दू लफ्ज़ों को यहाँ पे एक एक दोहे को भी समझाने लग जाऊँ तो एक पोस्ट मेरी पूरी निकल जाएगी, और जो काम की चीज़ है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो पहले आप जो है एक बेसिक अपना बेस बनाइए, जैसे कि मैं आपको हर एक ग्रह को जो बता रहा हूँ, रिलेट करके बता रहा हूँ, हर एक घर की जो व्याख्या कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को जब आप समझने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद मैं 1952 के जो वॉल्यूम्स हैं उनके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना शुरू करूँगा, ताकि अगर आपके पास वो वॉल्यूम्स हैं तो आपको पेज नंबर के साथ आप वो लाइन टू लाइन चीज़ों को समझ सकें। मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा कि किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि देखिए 1952 में आपके घर की यानी कि जो घर की कुंडली भी इसमें वास्तु भी यूज़ हो रहा है, इसमें आपका पामिस्ट्री भी यूज़ हो रहा है क्योंकि क्याफे हैं इसमें। ठीक है। और साथ में आपकी ग्रहों के बारे में यूज़ हो रहा है, और ये सब चीज़ें जो है एक श्लोक टाइप में लिखी गई हैं, कुछ कुछ चीज़ों की व्याख्या की गई है, पर श्लोक में जो है उर्दू वर्ड्स भी आ रहे हैं, वो उर्दू वर्ड्स थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, तो जो न्यू लर्नर्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको सिंपल वर्ड में ये पोस्ट बनाना सही समझा, और इनका ही फीडबैक अच्छा आ रहा है, लोग इसी तरीके से समझना भी पसंद कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे आप समझते जाओगे तो मुझे आशा है कि आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे, और एडवांस लेवल पे पहुंचते ही मैं जो है 1952 के वॉल्यूम्स पेज बाय पेज आपको समझाना शुरू करूँगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल और बुध जब भी आपने समझ लिया कि जब इकट्ठे होंगे और साथ में खाना नंबर 2 शनि आएगा, तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगा। खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 6 पर भी होता है। दोनों से अगर एक घर भी मंदा हो, दोनों का असर मंदा होगा। खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 6 से क्यों मंदा होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, खाना नंबर 8 देखे खाना नंबर 2 को, और खाना नंबर 2 देखे खाना नंबर 6 को, खाना नंबर 6 देखे खाना नंबर 12 को। तो जब भी खाना नंबर 8 मंदा होगा, खाना नंबर 6 मंदा होगा, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम्स का कनेक्शन बन गया। ठीक है। 8वें घर का मंदा असर अपनी बुनियाद चौथे घर में दूसरे घर के जरिए जाता है, लेकिन अगर दूसरा घर खाली हो तो मंदा असर 8वें तक ही सीमित रहता है। यानी कि जब कोई रिसीवर ही नहीं है दूसरे घर में, यानी कि 8वें घर में तो गलत
ग्रह बैठ गए, जब कोई उनकी जो नेगेटिविटी है, जो उनका जहर है, रिसीव करने के लिए दूसरे घर में है ही नहीं, तो वो जो दूसरे घर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे घर से 6वें घर का एक कनेक्शन बनेगा, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए दूसरे घर को खाली होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने बचना है तो। अगर दूसरे घर में ग्रह होंगे तो 8वें से दूसरे में जाएगा, वैसे ही दूसरे से 6ठे में पहुंच जाएगा। ठीक है। अब चमकीले लाल रंग को मंगल बद कहा गया है। ठीक है, जो चमकीला लाल रंग होता है। और छोटी लड़कियों को, जैसे छोटी लड़कियां होंगी तो छोटी लड़कियों के कपड़े खाना नंबर 8 को बर्बाद करेंगे। ठीक है। अब जब इंसान जो है चमकीले कपड़े लाल रंग लेकर आता है और छोटी लड़कियों के कपड़े खास कर लेकर आता है, या लाल रंग से ज़्यादा लगाव रखता है, वो भी चमकीले लाल रंगों से, ठीक है, गाड़ी हो गई या कपड़े हो गए या सामान हो गया, तो मंगल बद का जो असर है उसके जीवन पे बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा। तो इस चीज़ों से बचाव ही अच्छा है। इन चीज़ों से अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है तो बच के रहिए, लाल चमकीले लाल रंगों से परहेज करिए। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि सूरज, अगर सूरज, बृहस्पति या चंद्र में से कोई भी इकट्ठे या अकेले अकेले के खाना नंबर 8 में बैठे हैं तो 8वें घर का असर जो उल्टा है वो दूसरे घर में नहीं जाएगा और ना ही सीधा 12वें घर में जाएगा। यानी जो असर 8वें तक ही सीमित रहेगा। अगर 11वें घर में बुध 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह 8वें घर में बैठे हुए ग्रह का दुश्मन है तो 8वें घर का उल्टा असर दूसरे घर पर नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि दुश्मन जो है 8वें घर से जो है वो कनेक्शन नहीं लेगा। ठीक है। अब वो कनेक्शन नहीं लेगा तो 8वें घर का जो उल्टा असर जो है वो दूसरे घर पे नहीं जाएगा। 8वें का तीसरे घर से संबंध, जब तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं तो मौत नहीं होती। ठीक है। जब भी इस चीज़ को आपने समझा कि 8वां जो है, 8वां अगर बीमारी या मौत का बहाना दिखाता है तो 11वां घर दुनिया में आने का है, और तीसरा घर जो है इंसान की देह और आत्मा को निकलने का दरवाज़ा है। यानी कि तीसरे घर से इंसान जाएगा। अब जैसा कि आपने समझा कि मान लीजिए 8वें घर में कोई इस तरह की कंडीशन बनी हुई है और तीसरे घर में कोई ग्रह ही नहीं है। ठीक है। तो तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है तो इंसान का वो जो वर्षफल होगा, हो सकता है कि अ, उसको जन्म जो मरण अवस्था तक जरूर ले जाए। ठीक है, पर उसकी मौत नहीं होगी, क्योंकि उसकी मौत का जो फरमान तीसरे घर से एक लिखा होता है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है कोई ग्रह। तो दोस्तों इसका जो हमने असर लेना होता है कि तीसरे घर में अगर कोई चीज़ हमने स्थापित करनी होती है तो उसके लिए शमशान की भूमि, यानी कि शमशान घाट, ठीक है, यहाँ पर उपाय किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे चंद्रमा अब खराब है, कई लोग तो डरते हैं चंद्रमा का ये उपाय करने के लिए शमशान का पानी लेकर घर पर आ जाएं। कई बार ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और जो करते हैं, कि मैंने कई लोगों का ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। स्टार्टिंग में लोग ज़रूर कतराते हैं करने के लिए, कई लोगों के हर तरह के उपाय होते हैं। जैसे मान लीजिए केतु है 8वें घर में और औलाद पे कोई गलत इफेक्ट आ रहे हैं केतु के साथ, और भी कोई ग्रह आ रहा है, तो हम सिंपली उपाय में क्या कहते हैं कि आप काला सफ़ेद कंबल लीजिए, और कोई ग्रह वहाँ पर है उससे संबंधित चीज़ें ले जाके आप जो है शमशान की भूमि में दबा के आइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब हमने इन चीज़ों की बलि वहाँ पे दे दी तो जो है औलाद आपकी बच जाएगी। ठीक है। और जो ग्रह वहाँ पे 8 में आए हुए हैं उन चीज़ों पर जो नेगेटिव प्रभाव है वो बच जाएगा। यानी कि आपने इनडायरेक्टली उन ग्रहों से संबंधित चीज़ों की बलि शमशान में पहुँचा दी। ठीक है। तो जब आपने वो चीज़ें पहुँचाई तब वो चीज़ें जो नेगेटिव हो रही थी 8वें घर में, केतु के साथ और भी ग्रह थे या केतु था, तो वो शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो फ्री हो चुका होता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ अब हम आगे जो प्लैनेट और ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन की अगली पोस्ट में आए फिर दोबारा मिलेंगे। पर जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जनवरी के स्टार्टिंग वीक से लाल किताब की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जिसमें केपी है, लाल किताब है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमेरोलॉजी है। और जो लाल किताब की क्लासेस हैं वो मेरे गुरुजी ही देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वही क्लासेस दें, और जब तक वो हैं वही क्लासेस दें। जब वो कहेंगे कि हाँ अब तुम दो, या अब, क्योंकि देखिए उम्र का भी तकाजा होता है कि अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, पर जब वो कहेंगे या जब वो
उनके मुख से वो वाणी निकलेगी तभी हम आगे जो है मैं शुरू करूँगा क्लासेस। पर तब तक के लिए आपके साथ इस तरीके से जो पोस्ट का सिलसिला वो चलता रहेगा, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो चलती रहेंगी। और इसके साथ साथ वॉल्यूम 1 जो है लाल किताब का मेरे गुरुजी द्वारा लिखा हुआ, वो मिल सकता है आपको, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ही किताबें आई हैं। पर वो किताबें मैं सीरियस स्टूडेंट को ही दूंगा। और सेकंड वॉल्यूम के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्लासेस ही लें, क्योंकि सेकंड वॉल्यूम को समझने के लिए जो है क्लासेस लेनी पड़ती हैं। वो टेक्निकल है थोड़ा, वो आपको किताब से नहीं समझ आएगा। पहला वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जिसको पढ़ के आप लाल किताब का जो बेसिक है वो मेन चीज़ें हैं वो समझ जाएंगे। खाना, दृष्टियाँ, सारी ग्रामर, ग्रह और प्लैनेट्स, हर एक प्लैनेट, हर एक ग्रह कौन कौन से घर में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा, उनके साथ साथ उनकी रेमेडीज, सारी चीज़ें जो हैं खाना वॉल्यूम 1 में दी गई हैं। तो आप ये ले सकते हैं। 350 की बुक है, 100 रुपीज़ पोस्टेज होगा, कोई ज़्यादा नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वही कांटेक्ट करें, बाकी जिन्हों को किताब इकट्ठे करने का शौक़ है प्लीज़ वो ना लें, क्योंकि लाल किताब ऐसे उनको कभी नहीं आएगी। और लाल किताब तो उनको कभी भी नहीं आती जब तक वो गुरु का साथ ना हो और गुरु के चरणों में जाके या गुरु से शिक्षा ना लें, ठीक है। पर हाँ, एक ये ज़रिया हो सकता है गुरु तक जुड़ने का कि आपने किताब पढ़ी, आपको कोई कन्फ्यूजन हुई, आप गुरु से कंसल्ट कर रहे हैं, गुरु से क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं लर्निंग की। बाकी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसको मैं भी अभी मतलब लर्न कर रहा हूँ, और हर कोई इसको लर्न करता है क्योंकि ये अथक सागर है। तो दोस्तों, आने वाली पोस्टों में क्या-क्या चीज़ें मैं नई-नई इंट्रोड्यूस करूँ, और मैं चाहता हूँ कि कुछ और सजेशंस मुझे मिलें। बाकी आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सब्सक्राइबर भी अब शुरू हो गए हैं जुड़ने, और काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं, और साथ में काफ़ी अच्छे कमेंट्स और फीडबैक भी मुझे मिल रहे हैं। बस ऐसा ही प्यार चाहता हूँ ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको इन लाइव जो लाल किताब के ट्यूटोरियल्स हैं मेरे द्वारा। तो आप लोगों का ये प्यार भी मुझे बहुत ही मिल रहा है, आप लोगों के फीडबैक अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, आप लोग लर्न करने के उत्सुक हैं और अपने कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, अपने सजेशन दे रहे हैं। देखिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आप लोग और डीप नॉलेज गेन कर सकें। तो दोस्तों, आज हम ये जो है बात करेंगे खाना नंबर 10 के बारे में कि खाना नंबर 10 जो है लाल किताब में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। खाना नंबर 10 से क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, खाना नंबर 10 को हम कब कंसिडर करेंगे और किन-किन चीज़ों से इसको रिलेट किया जाएगा। दोस्तों, खाना नंबर 10 जो है पक्का घर है, पक्का 10वां घर जिसे हम कहते हैं, 10वां घर यानी कि हमारे कर्म का क्षेत्र। तो अगर हम इसमें पिता के धन की जायदाद वगैरह भी देखते हैं, क्योंकि ये हमारा वो घर है जिसमें हम लंबे अरसे से रह रहे हैं, ठीक है। तो पिता की जायदाद वगैरह हम जो है खाना नंबर 10 से देखेंगे, और इंसान की क्या खुराक है और क्या मशीनें उसकी दिशा में, जैसे कि ये खाना नंबर 10 है, ये पश्चिम दिशा को संबोधित करता है। इंसान की ताकत की, जो इंसान की शारीरिक ताकत है वो देखी जाती है, क्योंकि शारीरिक ताकत से ही वो कर्म में अपने जो है एफर्ट्स डालता है। कर्म जो उसका काम, जो प्रोफेशन होता है उसमें एफर्ट्स डालता है। नॉर्मल सेहत की बात करें तो हम खाना नंबर 10 से ही देखेंगे। किसी को काली खांसी होती है, तो काली खांसी का जो हम देखेंगे कि काली खांसी है उसको और किस वजह से है, क्या सब ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशंस है प्लैनेट्स की, वो हम खाना नंबर 10 से देखेंगे। अब मकान, अगर हम बात करें कि अगर 10वां घर हमारा लंबे अरसे से रहता हुआ जिसमें हम इंसान रह रहा है वो मकान है, तो अब मकान में उससे जुड़ी क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि लोहा, लक्कड़, ईंट, पत्थर, मलबा वगैरह। ये सब चीज़ें जो है हम खाना नंबर 10 से ही देखेंगे। अब जो है इसके अलावा इंसान के साथ लोगों का सलूक कैसा होता है, यानी कि प्रत्यक्ष सलूक जो बिल्कुल एक बिहेवियर होता है, फेस टू फेस का जो बिहेवियर होता है लोगों का, वो खाना नंबर 10 से देखा जाएगा। दुनावी ताल्लुकदार जो होंगे, जैसे पिता का सुख,
वो 10वें से ही देखा जाएगा। ठीक है। और अगर ख्याली दुनिया यानी कि एक ख्याली दुनिया का वक्त यानी कि जब इंसान प्रोफेशन में नहीं होता है या फिर ऐसे ऐसे ख्यालात लेकर आता है जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो जो है खाना नंबर 10 से ही देखा जाता है। अंदरूनी गुणों में चालाकी, मक्कारी, होशियारी और मंदी शोहरत, वो खाना नंबर 10 से देखी जाती है। अब खाना नंबर 10 में ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं। अगर चालाकी के गुण नहीं होंगे तो वो करियर लाइफ में जो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। हाँ, मक्कारी को खाना नंबर 10 में तब देखा जाता है जब खाना नंबर 10 में खाना जो है इस खाना को खराब करने वाले ग्रहों की, दो ग्रहों की आपस में जब इस ग्रहों में एसोसिएशन होती है, तब मक्कारी और इस तरह के जो प्रोक्रास्टिनेशन और लोगों के साथ अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर ना रहना, इस तरह की चीज़ें आम देखने को आती हैं। अब खाना नंबर 10 से हम घर के जानवर भी देखते हैं जो मवेशी घर के होते हैं। मगरमच्छ, सांप, दुम वाले मवेशी जो हैं खाना नंबर 10 से ही देखे जाएंगे। लाल किताब में इस घर को किस्मत की बुनियाद का मैदान भी कहा गया है। 10वें घर से संबंधित चीज़ें जैसे विरासत, पिता या पिता के सुख दुख, मकान, जायदाद, बुजुर्गों की तरफ से गर्मी, गमी, पेशानी, अंधेरा, ये सब जो है खाना नंबर 10 से देखा जाता है। लगातार रिहाइश का मकान है तो अब इस मकान से यानी कि जो आपके पुश्तैनी मकान होते हैं या पुराने मकान होते हैं जिसमें आपने बचपन से अभी तक चीज़ें अपना लाइफ को काटा, अब उस मकान में अब कुछ कई बार आपने देखा होगा स्याह काले कीड़े या सांप या इन तरह की चीज़ों का बिच्छू निकलना, ये सब चीज़ें आम होती हैं। कई घरों में ऐसा होता है, कई घरों में तो पता नहीं कितने कितने साल से सांप पले होते हैं, वो घर के ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें खाना नंबर 10 से ही देखी जाती है। ठीक है। अब जो है जो इसके अलावा खाना नंबर 10 अगर मान लीजिए दो ग्रहों से जैसे कि बुध हो गया या बृहस्पति, ये दो ग्रह आपस में आ गए, सूर्य शनि आपस में आ गए, यानी कि दो आपस में एक नेगेटिव तासीर रखने वाले आपस में दुश्मन ग्रह जब भी खाना नंबर 10 में आके बैठेंगे, जुड़ेंगे, तब ये एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है। ऐसे लोगों के जो करियर है कभी सेटल नहीं हो पाते हैं, वो करियर में अप्स एंड डाउन ही देखते रहते हैं। उनका करियर कभी भी एक प्रोफेशनल जो है कि मोमेंटम नहीं ले पाता है। लोग परेशान ही रहते हैं करियर में, उनके जॉब छूटना, जॉब मिलना या फिर वो बिजनेस में है तो बिजनेस में उनको बड़े बड़े घाटे मिलते हैं, लोग पैसे दबा लेते हैं। ठीक है, उनका पैसा जो है मार्केट में फंस जाता है। कई तरह की चीज़ें जो है 10वें घर से तब देखी जाती हैं जब ये आपस में दो रद्दी ग्रहों से दो आपस दुश्मन ग्रहों से रद्दी हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें पंडित जी ने रद्दी का शब्द यूज़ किया। रद्दी का मतलब जो कि यूजलेस हो जाती है, जिसका कोई यूज़ ही नहीं होता है। एक तरह से जो कर्म फल जो है, कर्म का जो एरिया है वो आपका यूजलेस हो जाता है। तभी इसमें कहा गया है कि जब भी दो ग्रह आपस में टकराएंगे, दूसरे ग्रह आपस में टकराएंगे यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब टकराएंगे, यानी कि एक सिंपल एक एग्जांपल से समझ लीजिए, दो बिजली की तारें जब आपस में टकराएंगी, जो स्पार्क होगा, स्पार्क से कितना नुकसान होता है। स्पार्क एक बिजली है, बिजली जहाँ पे गिरती है वहाँ नुकसान ही करती है। तो वो बिजली आपके कर्म जो का एरिया है, जो कर्म का घर है, 10वां घर, उसमें पड़ रही होती है। तो टेबे में 10वां घर जो है जातक का कार्य क्षेत्र है और यह घर उसकी कमाई से संबंध रखता है। अगर ये चीज़ें दो रद्दी ग्रह आपस में आके खराब करेंगे तो कमाई जनरली जो है अच्छी नहीं रहेगी। इंसान जो है थोड़े थोड़े पैसों के लिए कार्य क्षेत्र में बढ़ने के लिए काफ़ी जो है एड़ी रगड़ मेहनत करेगा और परेशानी रहेगा। ठीक है। अब नौकरी में स्थिरता लेने के लिए इन रद्दी ग्रहों का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका सिंपली जो उपाय जो पंडित जी ने लिखा है लाल किताब में, वो ये लिखा है कि जब भी दो ग्रह आपस में नेगेटिव और आपका 10वां घर खराब कर रहे हों, तब उस केस में जो है आपको 10 अंधे पुरुषों को, 10 अंधे लोगों को जो है आपने अपने हाथ से खाना खिलाना है। ठीक है, ये एक सिंपल और बेस्ट रेमेडी है कि आपने एक गरीबों की मदद भी की और साथ में अंधे जो एक अंधापन आपके 10वें घर में जो पड़ रहा था उसका आपने एक सोल्यूशन ले लिया, एक अंधे लोगों को खाना खिला के। वर्षफल में खाना नंबर 10 में आया ग्रह धोखे का ग्रह होता है, क्योंकि
10वीं दृष्टि जब भी होगी 10वें घर में, आप कोई किसी भी घर से 10वें का जो कनेक्शन बनेगा वो धोखे का ग्रह कहलाएगा। ठीक है, अगर नंबर 8 मंदा हो रहा हो तो दोगुना मंदा देगा, अगर खाना नंबर 2 अच्छा या नेक हो तो दोगुना उम्दा असर देगा। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि खाना नंबर 2 उस समय क्या कंडीशन में है, अगर खाना नंबर 8 मंदा है तो। अगर मंदा होगा तो कंडीशन ऑपोजिट हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को हम देख देख के ही रिजल्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर खाना नंबर 10 खाली हो तो चीज़ें, घर में बैठे ग्रह नेक फल नहीं देंगे। अगर मान लीजिए खाना नंबर 10 खाली हो और चौथे घर में कोई ग्रह ही, मान लो खाना नंबर 10 खाली है और चौथे घर में बैठे ग्रह जो हैं वो नेक फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन ही नहीं बन रहा है आपस में। और अगर राहु केतु बुध तीनों ही शक की हालत के हों, शक की हालत यानी कि उनकी कंडीशन जो है नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं उनकी जड़ में, उनके हाउसेज में, उनके ऊपर दृष्टि रखने वाले ग्रह जो हैं उलट तासीर के होंगे, तो जो है खाना नंबर 10 भी नेगेटिव रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब जब दूसरा घर खाली हो तो 10वां घर सोया लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा घर है आमदन का है। तो अगर दूसरा घर ही खाली होगा यानी कि इंसान मेहनत तो करेगा 100% और कमाई होगी 10%। तो यानी कि जो उसे आउटपुट मिलना चाहिए अपनी मेहनत से, वो मेहनत से आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, जब इसका एक जो है सोल्यूशन भी बताया गया है पंडित जी ने, कि जब जो अपना वर्षफल में शनि, क्योंकि शनि को कर्म से भी हम नवाजते हैं, जब शनि दूसरे घर में आएगा तब 10वां घर अपना खाना, जो खाना नंबर 10 है, वो असर देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जो 10वीं का कारक भी शनि है, शनि भी जाके अपने फाइनेंस यानी कि दूसरे घर से संबंध बना रहा है, यानी कि करियर और फाइनेंस का जब कनेक्शन बन गया तब इंसान की आमदन शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोग स्टार्टिंग में तो काफ़ी मेहनत करते हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है उनके दिन दुगनी चार चौगनी वो तरक्की करते हैं। और क्यों होता है? वो यही होता है, जब जब करियर और फाइनेंस के आपस में कनेक्शन बनेंगे वर्षफल में, तब जाके ये चीज़ें अपना असर देना शुरू करेंगी। खाना नंबर और खाना नंबर 5 और 6 में चाहे 10वें घर के दोस्त हों, दुश्मनी का असर देंगे। ये एक पंडित जी ने लिखी है बात कि खाना नंबर 5 और 6 में चाहे 10वें घर के दोस्त हों, वो दुश्मनी का असर देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, अगर खाना नंबर 5 में और खाना नंबर 10 में चाहे आपस के दोस्त दुश्मन ही क्यों ना हो, वो आपस में दुश्मनी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से दूरी हो गई, वो 6-8 की दूरी हो गई, षडाष्टक। ठीक है, ये टक्कर की एक दूरी होती है और टक्कर में दोनों घर तबाह होते हैं। जिन घरों में आपस में ये कनेक्शन बन रहा है वो, और जिन प्लेनेट का आपस में कनेक्शन बन रहा है वो भी। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि टक्कर किसी ग्रहों की आपस में बन रही है कि नहीं बन रही है, उन चीज़ों को हम कंसीडर करके चलेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, जब खाना नंबर 10 की हम कोई रेमेडी करते हैं, तो सरकारी ज़मीन होती है, कोई सरकारी ज़मीन, वहाँ पे कोई सरकारी बिल्डिंग बनी होती है, तो सरकारी बिल्डिंग या उस बिल्डिंग की छाँव में जो ज़मीन कच्ची पड़ रही है वहाँ पे चीज़ें दबाई जाती हैं। मान लीजिए हमने कोई उपाय करना है, मंगल वहाँ पे स्थापित करना है, मंगल का हमने 10वें घर का इफेक्ट लेना है, तो गुड़ या मंगल संबंधी चीज़ें हम उसकी सरकारी भवन की छाँव में दबवाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, एक चौथे और 10वें का कनेक्शन बन के वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं और वो प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, लाल किताब में कई तरह की रेमेडीज़ हैं, जैसे कि ग्रहों को अच्छा कर लेना यानी कि नेक कर लेना, और ग्रहों को नष्ट करना, किसी दो ग्रहों के बीच की जो है दुश्मनी को नेक करने के लिए किसी तीसरे ग्रह को स्थापित करना, मसनूई पाठ यानी कि दो ग्रह मिलकर आपस में एक मसनूई यानी कि थर्ड एनर्जी को जन्म देते हैं। उन एनर्जी को जो है हम अलग अलग करके, यानी कि उनके पार्ट्स को अलग अलग करके, यानी कि अगर हम दो रंग मिलाएं तो एक तीसरा रंग बनता है, उसी तरीके से यहाँ मसनूई का कंसेप्ट है। वो आने वाले जो पोस्ट है उनमें मैं समझाऊंगा, वो थोड़ा टिपिकल है, और उसको चार्ट के ऊपर ही मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से वो मसनूई पार्ट को हम अलग करते हैं। क्योंकि मसनूई की रेमेडीज़ लाल किताब में भी लिखी गई हैं कि हम रेमेडीज़ कर सकते हैं और मसनूई पार्ट से हम बेनिफिक इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं।
और इसके साथ साथ दोस्तों जो है क्लासेस जनवरी में शुरू हो रही हैं। हमारे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, तो जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को हम फर्दर जो है डिस्कशन करके उनको क्लास में परमिशन देंगे, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह के मोड्स हैं। लाल किताब केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। और अगर कोई जो है पंचांग या फिर मुहूर्त में जो है आगे क्लासेस लेना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस का भी अरेंजमेंट है। और जो भी आप करना चाहते हैं कांटेक्ट करें, पहले बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन एलिजिबल है या नहीं, उसके हिसाब से क्लासेस होंगी। ये 3 महीने की लगभग क्लासेस होंगी और इसकी फ़ीस 8,000 रुपये है। और पहली 2-3 क्लासेस तो आपको फ्री दी जाएंगी कि आप देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपको अगर लाल किताब या कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो गुरु के बिना कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। कन्फ्यूजन्स को लेके आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, हो सकता है आप भी लाइफ टाइम कन्फ्यूजन्स में रहें और कभी भी एक स्पेसिफिक रेमेडी को आप रेक्टिफाई ना कर पाएँ। तो इसके लिए सोल्यूशन को एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने के लिए गुरु की जो गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पोस्ट में, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने फीडबैक देते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, अपनी सजेशन देते रहिए ताकि आने वाली पोस्ट में मैं उनको इम्प्लीमेंट करूं और आपके साथ ऐसे ही नॉलेज शेयर करता रहूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।